नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास में हम क्लास 11th एनसीईआरटी से कार्यपालिका का चैप्टर है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे। और आज का जो चैप्टर है अध्याय नंबर 4 है क्लास 11 एनसीईआरटी से, जो यहाँ पर आपके सामने है। अध्याय 4 कार्यपालिका से संबंधित है और यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आने की संभावनाएं भी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका होती है संसद, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका होती है जो इन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका होती है जो कि अगर यह जांच करती है कि जो भी कानून वगैरह बने हैं सही बने हैं, नहीं बने। बाकी अन्य जो विवाद वगैरह होते हैं वो न्यायपालिका देखती है। तो आज हम इस क्लास में कार्यपालिका के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है वहाँ पर, या जिसको राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली जिस प्रकार से इंग्लैंड में, ब्रिटेन में है, कुछ इसी प्रकार से भारत में है। यहाँ पर बात करें संघीय कार्यपालिका की, जिसको हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो संघीय कार्यपालिका का जो वर्णन है, जिसके बारे में जानकारी है, वो संविधान के भाग नंबर 5 में दिया गया है। इससे पहले हमने आपको भाग 4 और भाग 4A तक का आपको क्लियर करा दिया था। तो अब भाग 5 स्टार्ट हो रहा है। भाग 5 में किसके बारे में जानकारी दी गई है? संघीय कार्यपालिका के बारे में। अनुच्छेद है 52 से 78 के बीच में। तो 52 से 78 अनुच्छेद के बीच में भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की जानकारी दी गई है। संघीय कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो पद आते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो पहले हैं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में इनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 111 है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो भी विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जो है सहमति के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए जो वीटो का पावर है राष्ट्रपति का, उसके बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 111 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 123 में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश संबंधी शक्तियाँ हैं, अध्यादेश जारी करने की संबंधी शक्तियाँ हैं, वो अनुच्छेद 123 में बताई गई हैं। उपराष्ट्रपति आते हैं। फिर उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 63 से लेकर 71 के बीच में उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो अनुच्छेद 74-75 में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी दी गई है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 74 में दी गई है। प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 75 में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी हैं, जिनको हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में इनके बारे में जानकारी दी गई है। तो संघीय कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से और महान्यायवादी से। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो आधारभूत जो प्रावधान है उसमें दिए गए हैं। फिर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद भी माना जाता है। साथ में अनुच्छेद 53 के अनुसार ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति वो प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री गलत हो जाएगा, सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? सरकार का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और हेड ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं तो हेड ऑफ स्टेट हमेशा राष्ट्रपति होते हैं। और साथ में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के अनुसार। अनुच्छेद 53 के अनुसार ही राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग सीधे स्वयं करेगा या तो
अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से करेगा। फिर यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति संघ सरकार के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द आपने पढ़ा है कि गणराज्य की बात करता है। तो गणराज्य शब्द का मतलब यही होता है कि भारतीय संघ का जो प्रधान है यानी कि राष्ट्रपति है वो निर्वाचित राष्ट्रपति है। तो भारतीय संघ का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, इसीलिए हम भारत को क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल के द्वारा बताया गया है और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल के बारे में आपको याद रखना, ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आपको मालूम है कौन इसको कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पिछली क्लास में हमने देखा था। और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि ये वोटर्स होते हैं, ये वोट डालते हैं, लेकिन जनता सीधे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसलिए यह जो चुनाव होता है इसको हम कैसा चुनाव बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्टली भाग नहीं लेती है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित का मतलब होता है कि लोकसभा में जो जनता के द्वारा चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको हम निर्वाचित बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्टेड बोलते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं। राज्यसभा की जब हम बात करेंगे तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जनता के द्वारा, लेकिन इनको भी यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब निर्वाचित का बात कर रहा है तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोकसभा के और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं दोनों इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे। तो जो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य हैं वो शामिल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए या फिर लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद हो गए। फिर दूसरे आते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। फिर है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य में जो विधानसभाएं होंगी या राज्य विधानसभाओं की जो निर्वाचित एमएलए जिनको आप विधायक कहते हैं, तो जो विधायक जनता के द्वारा चुन कर आते हैं वो उनको हम निर्वाचित बोलते हैं। तो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्य विधानसभाओं के वो, तो जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। फिर जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से एक जो है इसमें परिवर्तन किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। किससे शामिल किया गया है, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। इसके अलावा 69 संविधान संशोधन अधिनियम है जिसमें दिल्ली एनसीआर के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ याद रखना कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन चुनाव होता है उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा होती है। आपको पता होना चाहिए दिल्ली में विधानसभा है, अभी चुनाव होने वाले हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, ये प्रकार के लोग जो है निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और यही चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। फिर आते हैं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है और एकल संक्रमण मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। ये आपको याद होना चाहिए। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि भारत में जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार। एकल संक्रमणीय मत का मतलब होता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पिछले क्लास में हमने आपसे बात भी किया था कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व में राज्यसभा का जैसे एक केस लिया था तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता केस। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। फिर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, किसका फैसला अंतिम रहेगा, तो ये आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय इसमें शामिल नहीं होता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट शामिल नहीं होता है। तो जब भी राष्ट्रपति चुनाव से कोई विवाद आएगा, उत्पन्न होगा, तो उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में होगा और सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा।
अनुच्छेद 58 में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं बताई गई है, यानी एक व्यक्ति राष्ट्रपति कब हो सकता है, अगर राष्ट्रपति के पद पर आना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी है। भारत का नागरिक होना चाहिए पहला चीज़। और जब भारत का नागरिक यहाँ पर बोला जाता है तो यहाँ पर जो जन्म से नागरिक है भारत के वो तो शामिल होते ही हैं, साथ में इसमें जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन होते हैं, एक बार आप इसका हिंदी देख लीजिएगा, तो जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनते हैं, इसका आप एक बार हिंदी चेक लीजिएगा, वो भी जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, यानी न्यूनतम वर्ष जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितना होता है, 35 होता है। उपराष्ट्रपति के लिए भी इतना ही होता है, हमने पिछले क्लास में बात भी किया था आपसे। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब राष्ट्रपति की बात आएगी तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता होनी चाहिए ये, और इसमें सदस्य होने का कोई भी बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति अगर है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, लेकिन अगर वो बनना चाहता तो उसको निर्वाचित होने की योग्यता रखनी होगी, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये अहर्ताएँ हैं, योग्यताएँ हैं भारत के राष्ट्रपति होने के लिए। फिर बात करें, एक अनुच्छेद 123 है जिसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश संबंधी शक्तियां हैं। चलिए फिर यहाँ पर अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिनको हम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, या तो वो शपथ दिलाएंगे, अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं मौजूद है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम सबसे सीनियर जज होगा वो यहाँ पर शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति शपथ लेता किसकी है, तो राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, रक्षा एवं बचाव की शपथ लेता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति जो है, आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन है या इस्तीफा जिसको बोलते हैं, तो अपना इस्तीफा या रेजिग्नेशन जो है किसको सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा या रेजिग्नेशन किसको सौंपता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 61 आते हैं। अनुच्छेद 61 क्यों महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में मेंशन है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संसद के संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। तो महाभियोग लगाने का क्राइटेरिया क्या है, संविधान में जो बताया गया है, तो संविधान का उल्लंघन, और संविधान का उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ इस बात को कौन डिसाइड करेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में है, और महाभियोग ऐसी प्रक्रिया होती जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। केवल एक ही प्रक्रिया जिससे महाभियोग कहते हैं, उसके माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, और कोई भी प्रक्रिया नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। फिर आते हैं अनुच्छेद 111 में। तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास में जब कोई विधेयक पास होकर, कोई विधेयक है वो पास होकर कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। जब राष्ट्रपति के पास लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर कोई विधेयक पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं कि जैसे कि वो जो है दिया गया जो विधेयक है उसको साइन कर दे, उसमें सहमति दे दे, दिए गए विधेयक पर जो है सहमति ना दर्ज करे, यानी उसको मतलब असहमति दर्ज कर दे, और तीसरा केस है कि जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। कुछ इस प्रकार के केस यहाँ पर होते हैं, और राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियाँ होती हैं अनुच्छेद 111 के माध्यम से, इसको हम आपको बता रहे हैं। पहला होता है निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। जैसे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक आया था, पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन एक्ट आया था, विधेयक आया था, उस एक्ट पर विधेयक पर राजेंद्र प्रसाद जी ने एब्सोल्यूट वीटो, निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया था। और निरपेक्ष वीटो का मतलब होता है कि सहमति ही नहीं दिया गया, या तो मतलब स्वीकार, अब सहमति नहीं देगा जब भारत का राष्ट्रपति, तो वो जो कानून होगा वो कभी, जो विधेयक होगा वो कानून कभी नहीं बन पाएगा, वो जो विधेयक होगा वो कानून कभी नहीं बन पाएगा, ये मतलब होता है। और इस केस को हम क्या कहते हैं, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पर सहमति ही नहीं देता है, मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो।
फिर दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब सस्पेंसिव वीटो। राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति इसके माध्यम से डिले कर सकता है, और अगर मान लीजिए दोबारा वही विधेयक आ जाता है बिना कोई परिवर्तन के, तो राष्ट्रपति फिर दूसरी बार जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर निलंबनकारी वीटो होता है, जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्यवाही ही ना करे। अब संविधान में ऐसा है कि ऐसा कोई समय नहीं बताया गया है, ऐसा कोई समय नहीं बताया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो भी विधेयक है उसका जवाब दे। तो राष्ट्रपति जितना समय तक चाहे, 2 दिन से लेकर, मतलब उस दिन से लेकर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना, मतलब वो कितना समय भी रख सकता है, इसका कोई सीमा नहीं बताया गया है। और जब ऐसा केस हो कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई ही ना करे, समय बीतता जाए और वो टेबल पे पड़ा रहे एक साइड में, तो ऐसे केस को बोलते हैं पॉकेट वीटो। जैसे आप कोई चीज़ जेब में रख लीजिए, निकालिए ही नहीं, तो उस तरीके से यहाँ पे नाम रखा गया पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई ही नहीं करेगा, ना तो हाँ बोलेगा ना तो ना बोलेगा, पड़ा रहेगा वैसे ही। और ये कब किया गया था? तो 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक पर, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कोई जवाब ही नहीं दिया, पड़ा रह गया। और क्यों ऐसा किया था इन्होंने? तो जो भारतीय डाकघर विधेयक है, ये जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उस पर आघात पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, गलत था कुछ मायनों में, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। चलिए अब आते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो 63 से 71 के बीच में अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 64 में जो है बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका क्या मतलब होता है कि लोकसभा, राज्यसभा, जैसे आपको यहाँ पर एक फैक्ट मालूम होना चाहिए कि जो भारत की संसद है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति मान लिया जाता है। तो ये कहने का मतलब है, पदेन सभापति का मतलब यही होता है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति ही होगा, उसके अलावा और कोई भी पदेन सभापति नहीं हो सकता। फिर है अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो संसद के दोनों सदनों, ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, वर्ड ध्यान रखिएगा। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। राज्य विधानसभाओं का कोई भी योगदान यहाँ पर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत अंतर्गत होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। तो अप्रत्यक्ष तरीके से हमने पिछले क्लास में भी बात किया था, अभी रिवाइज कर दे रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष तरीके से समानुपातिक प्रतिनिधित्व सकल एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं किसके किसके होते हैं? तो राष्ट्रपति के होते हैं, उपराष्ट्रपति के होते हैं, साथ में राज्यसभा के सदस्यों के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अनुच्छेद जो है 74 के 75 के बारे में थोड़ा जानकारी दी गई है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74-75 में दिया गया है। 77 और 78 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कुछ संबंधों के बारे में बताया गया है। तो 74-75 आपका महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति को सलाह, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान यानी जिसका अध्यक्ष या प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो जो भी सलाह उसको मंत्रिपरिषद के द्वारा, जो जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगी वो उसके अनुसार कार्य करेगा।
परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद से अगर कुछ सलाह दी गई तो उस पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार होके हो गया तो पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अब मान लीजिए वही चीज़ दोबारा से अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो दूसरी बार में राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं वापस से अब जो है अनुच्छेद 75 पे। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 74-75 में डिफरेंस आपको याद रखना है। 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 75 में। और साथ में अनुच्छेद 76 हमने बात किया, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के विवेक अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। चलिए अगला अब टॉपिक पे आ जाते हैं। जो आपकी पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, एक बार इनको हम देख लेते हैं। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? तो कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से होता है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में संस्था नीतिगत निर्णय लेती है, तो कार्यपालिका नीतिगत निर्णय लेती है, कानून वगैरह को लागू करते हैं। सरकार का वह अंग होता है जो इन नियमों कानूनों को कायदों को लागू करता है, प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। तो कार्यपालिका आपको क्लियर है। विधायिका जिसको संसद बोलते हैं, तो वो कानून बनाएगी और उन कानून को या नियमों कानून को लागू कौन करेगा? प्रशासन का काम कौन करेगा? तो कार्यपालिका करेगा। कार्यपालिका सरकार का अंग होता है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी डिफिनीशन है कार्यपालिका की कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं होते हैं, तो इनके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। तो कार्यपालिका के बारे में हमने जो संवैधानिक पद थे वो पहले देख लिए। बाकी इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि कार्यपालिका यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका होती है अस्थायी कार्यपालिका होती है और एक कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका होती है। तो पहले हम देख लेते हैं एक एक करके। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के अलावा जो है नहीं होते हैं। इनके अलावा भी जो है पूरा प्रशासनिक ढांचा भी होता है, सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं। सरकार के प्रधान एवं उनके मंत्रियों को, तो सरकार के जो प्रधान होते हैं एवं उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब किस में आते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका में। और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कहने का मतलब एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो किस में आएगा? अस्थायी कार्यपालिका में आएगा। और जो अस्थायी कार्यपालिका होगा वो एक बार चुन लिए गए हैं, तो मतलब एक बार वो नौकरी पा गए तो हमेशा के लिए रहते हैं जब तक उनका रिटायरमेंट ना हो जाए, इसीलिए इनको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो वो जब तक रिटायरमेंट उसका नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा। वहीं मान लीजिए आज जो प्रधानमंत्री हो सकता है कल को ना हो, आज जो विधायक है कल का ना हो, आज जो सांसद है कल का ना हो, तो इसीलिए हम इनको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। वहीं जो रोज रोज का प्रशासन के लिए उत्तरदायी जो पार्ट होता है उसको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जिसमें कौन आते हैं? सिविल सेवा के सदस्य आते हैं। सिविल सेवा के जिसको अंदर प्रशासनिक ढांचा होता है जिसमें सिविल सेवा के सदस्य आते हैं, जिनको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में होती हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फ्रांस में बात करें तो फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। फिर यहाँ पर बात करें जापान में क्या है? तो जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। फिर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। तो यहाँ पर हमने जिन जिन के बारे में बात किया वही आपको ध्यान रखना है, सब ध्यान नहीं रखना है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, कार्यपालिका कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं।
तो अमेरिका में अध्यात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। फिर जापान में बात करें तो संसदीय व्यवस्था है, लेकिन राजा देश का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, ये फ़र्क होता है। और साथ में जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में संसदीय व्यवस्था होती है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो होती है, राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था जैसे अमेरिका में है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख कौन होगा? वो होगा राष्ट्रपति होगा। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो ये फर्क होता है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होगा, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। वहीं राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति में जो है कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो निहित होती हैं, जैसा हमने अनुच्छेद 53 के तहत देखा है। तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होगा। कार्यपालिका के प्रकार यहाँ पर अगर देख लें तो कार्यपालिका के जो प्रकार होते हैं तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो संसदीय व्यवस्था हो जाती है, या फिर अर्ध अध्यक्षात्मक कह सकते हैं, दूसरा टाइप है। और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर जो आधारित प्रणाली होती है उसको हम अध्यक्षात्मक कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है। और सामूहिक नेतृत्व में क्या होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो सामूहिक नेतृत्व की बात होती है। तो संसदीय व्यवस्था पहले देख लेते हैं, जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है। तो संसदीय व्यवस्था में सरकार के प्रमुख को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता भी होते हैं। तो संसद में हम बात करेंगे तो जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो जो बहुमत वाला दल है, यानी कि जो एनडीए गठबंधन है, तो उस दल के ये नेता भी हैं। तो विधायिका में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, और विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो जो संसद होता है, तो बात करें यहाँ पर तो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह होता है? विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। किसमें? संसदीय व्यवस्था में। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। चलिए, फिर है यहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब है कि अध्यक्षात्मक तो है लेकिन आधे रूप से है। तो इसमें क्या होगा? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होगा, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। तो ये होता है अर्धक्षात्मक में। फिर है अध्यक्षात्मक में, जैसा अमेरिका में होता है। तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा, वही सरकार का भी प्रमुख होगा। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होगा। भारत में कैसे होता है? तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का मतदान होता है, और विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है। तो ये फर्क होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में बात करें तो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अपनाई गई है 1978 में संशोधन करके संविधान का। फिर बात करें संसदीय व्यवस्थाओं में, तो संसदीय व्यवस्था जैसे भारत में है, तो संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। तो राष्ट्रपति भारत में है, राजा कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में राजा होता है, भारत में राष्ट्रपति होता है। तो जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होगा, और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होगा? नाम मात्र का प्रधान होगा। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होंगी? प्रधानमंत्री के पास होंगी, जैसा भारत में है। तो इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है। अलंकारिक का मतलब है कि सुशोभित करने के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। तो किसके पास शक्तियाँ होगी संसदीय व्यवस्था में? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास में। और संसदीय व्यवस्था को प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे आज के डेट में आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल भी उतना मजबूत नहीं है जितना भारत के प्रधानमंत्री मजबूत हैं। और यह व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू हुई? तो जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल में। भारत में तो है ही। फिर यहाँ पर भारत में संसदीय कार्यपालिका की बात करें तो 1919 में और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव भारत ले चुका था। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें, जो भारत संविधान के जो निर्माता थे, एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत ज़्यादा बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। इसीलिए जो है
संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उस पर व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे रहें। तो व्यक्ति पूजा क्या होता है? व्यक्ति पूजा का मतलब होता है कि जब एक ही व्यक्ति के पीछे लोग बहुत ज़्यादा, मतलब अगर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था होती भारत में, मान लीजिए, तो उस समय जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो एक ही नेता पूरे भारत में रहते, तो उस हिसाब से थोड़ा जो है लोकतंत्र पे इस चीज़ को सही नहीं माना जाता है कि जब एक ही आदमी पे सब कुछ केंद्रित हो जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता कभी भी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो वो चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति पूजा वाला कॉन्सेप्ट ना जनरेट हो जाए, यानी एक ही नेता के पीछे पूरा देश मतलब हमेशा के लिए ना हो जाए। फिर होगा कि उनके जगह पे दूसरा कोई आएगा, वो करेगा, तो इससे तानाशाही का खतरा बढ़ता है, ये आपको समझना चाहिए। तो फिर यहाँ पर बात करें संसदीय व्यवस्था जो भारत ने अपनाया है, तो अनेक प्रक्रियाएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होंगी और उनसे नियंत्रित भी होंगी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो संसदीय कार्यपालिका की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर किया गया है। संसदीय व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती जो सुनिश्चित करती हैं समय समय पर कि कार्यपालिका विधायिका जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होंगी और उनसे नियंत्रित भी होंगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत में है, राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों में बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 याद आया होगा अभी आपको। तो भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा क्यों दी गई है। वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति अपने मन से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, इसीलिए नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति को बोला जाता है। कैसे कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती। जनता के जो प्रतिनिधि होते, सांसद और विधायक होते, वो चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं, निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। इस वजह से अप्रत्यक्ष तरीका बोला जाता है। निर्वाचन कैसे होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 74 के बारे में क्या दिया गया। तो अनुच्छेद 74 है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने सारे कार्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ही यहाँ जो लगा हुआ इसका मतलब यही है कि जब दोबारा से पुनर्विचार होकर आएगा तो फिर राष्ट्रपति उसके अनुसार कार्य करेगा, फिर वापस नहीं भेज सकता। एक ही बार वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए बार बार नहीं भेज सकता है। चलिए यहाँ पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। इससे संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन किया गया था और संविधान का संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के माध्यम से यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के द्वारा दी गई सलाह को मानना पड़ेगा। तो इस अनुच्छेद को बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने ऐसा किया था, ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। बाकी एक क्लास में हम आपको जितने भी महत्वपूर्ण जो भी संविधान संशोधन वो हम आपको करा देंगे। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति की बात करें तो राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। उसे कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग अपने मन से नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वही वास्तविक कार्यकारी हैं। वास्तविक कार्यकारी कौन है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और नाम मात्र के कार्यकारी कौन है या औपचारिक प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है।
हमारे राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उनके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया गया। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता था, ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता था जो ना शासक हो, ना केवल शासन करता हो, और उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता हो। तो ऐसा स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था संविधान सभा का जब डिबेट वगैरह चल रहा था। अब आते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। यह 77, 78 अनुच्छेद 77 और 78 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, जो यहाँ पर लाइन्स लिखी गई हैं। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र वगैरह लिखते रहते हैं, देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा ऊपर कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह के लिए कोई चीज़ लौटा सकते हैं। कोई सलाह आई मंत्रिपरिषद की ऐसे से करना है, तो राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह लौटा दिया और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग यहाँ पर करेगा। विवेक का प्रयोग का मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है, कानूनी रूप से कुछ खामियां हैं, और लेकिन अगर मान लीजिए कि वही जो सलाह दी गई थी मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह दोबारा दे दे, तब राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। फिर दोबारा नहीं कहेगा कि फिर से सोच लीजिए, एक ही बार कह सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। अगर एक बार भी अगर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति कह देता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और एक तरीका होता है जिससे राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, निषेधाधिकार होता है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को, धन विधेयक को छोड़कर, ध्यान रखिएगा धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता है, स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। तो वीटो की शक्ति से क्या कर सकता है, संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। जब विलंब करेगा, जब देरी करेगा, तो देरी कैसे कर सकता है, तो सस्पेंसिव वीटो के माध्यम से, विलंबकारी वीटो जिसको बोलते हैं, तो सस्पेंसिव वीटो या विलंबकारी वीटो के माध्यम से। स्वीकृति देने से अगर मना कर देगा, तो वहाँ पर जो है एब्सोलूट वीटो लग जाएगा, निरपेक्ष वीटो जिसको बोलते हैं, तो एब्सोलूट वीटो लग जाएगा। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून पर बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। वीटो की शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे, तब राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। तो वीटो की जो शक्तियाँ होती हैं वो सीमित होती हैं। अगर दोबारा से संसद उसी विधेयक को पारित करके भेज देगा, तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ेगा। संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही वो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिलता है, और इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना किया क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जब कोई निर्णय नहीं लिया तो धरा का धरा रह गया, और इस प्रकार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून ही नहीं बन सका। तो यहाँ पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल का उदाहरण कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था राष्ट्रपति के तौर पर। तो पॉकेट वीटो आपको क्लियर हो गया होगा। पॉकेट वीटो में क्या होगा कि कोई भी एक्शन नहीं लेगा राष्ट्रपति, रखे रहेगा काफ़ी समय तक। फिर तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थिति के कारण पैदा होता। अब यहाँ पे विशेषाधिकार पे वापस आ गए राष्ट्रपति के, कि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो हमने देखा था अनुच्छेद 75 में कि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 75 अनुच्छेद में देखा था। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत के दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत न प्राप्त हो, किसी भी पार्टी को बहुमत न प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त वह अभी सोचे कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद 2 या 3 नेता दावा करने लगे, एक से अधिक लोग मान लीजिए दावा करने लगे कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे पास बहुमत है वगैरह वगैरह, उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है वगैरह वगैरह, तब राष्ट्रपति यह फैसला करेगा कि उसे वह किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना होगा, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा।
तो विवेक अनुसार यहाँ पर काम करना होगा, किसी समर्थन प्राप्त है किसी नहीं है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार होता है वो कुल मिलाकर राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार अस्थायी ना हो, गठबंधन सरकार सत्ता में हो, तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन जब वहीं पर जब बहुमत की सरकार होती, जैसे अब इससे पहले थी, अभी तो नहीं है, लेकिन जब इससे पहले बहुमत की सरकार थी तब वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बहुत मजबूत होते थे, राष्ट्रपति का जो है एक हस्तक्षेप बहुत ना के बराबर रहता था। अभी भी नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको नहीं जाना है। तो जब भी गठबंधन सरकार होता है तो राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। जो मंत्रिपरिषद होती है तो विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद तो कभी भी हट सकती है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल अस्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्तियाँ हों, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। यहाँ पर आपको राष्ट्रपति का जो है इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि राष्ट्रपति होना कितना जरूरी है। मान लीजिए इलेक्शन हुआ, उसमें किसी को बहुमत ही नहीं मिला, अब प्रधानमंत्री को कोई ना कोई तो नियुक्त करेगा, तो इसीलिए राष्ट्रपति का पद होता है। जब बहुमत ही ना किसी को मिले तो उसमें राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति ही ना हो तो कौन डिसाइड करेगा, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है। फिर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इनके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, ये हमने देख लिया। कौन कौन होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाना, तो राज्यसभा एक बहुमत से इस रिगार्डिंग एक प्रस्ताव पारित करेगी। उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी लेनी पड़ेगी। लोकसभा सहमति दे देती है, बस लोकसभा अलग से पास नहीं करेगी, लोकसभा सहमति देगी। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन बन सकता है बाय डिफॉल्ट, केवल उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम भी करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति, महाभियोग चल जाए राष्ट्रपति पर, किसी कारण से भी जब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसको कौन देखेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति। चलिए यहाँ पर दिया गया है फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। और आप लोग साथ में कमेंट करके बताइएगा कि जब भारत के किस राष्ट्रपति ने आपको कमेंट करके बताना कि भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। आपको पता है कि आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी 1975 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 को भारत के किस राष्ट्रपति ने किया था, ये आपको बताना है कमेंट करके। 2 सवाल आज हमने पूछे आपसे, और जो भी आपसे सवाल पूछे जाएँ आप उसको ज़रूर बताएं। चलिए अब यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कर लें तो राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ये हम देख चुके हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होगा, प्रधान होगा। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग होंगे, मंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करेगा। प्रधानमंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, और संसद का सदस्य हुए बिना भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बना रह सकता है। कितने समय तक, 6 महीने तक। ये आपको ध्यान रखना, पूछा गया कई बार। तो 6 महीने के भीतर जो है संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम कितने समय तक कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बना रह सकता है बिना संसद का सदस्य बने, तो 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अगर वो निर्वाचित हो गया संसद के सदस्य के रूप में तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद का आकार की बात करें तो इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद का आकार चेंज किया गया, और इसमें जो है संविधान का संशोधन करके एक व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा
या राज्यों में बात करें तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होगी। और ये किस अधिनियम जो है संशोधन के द्वारा किया गया, तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद के आकार से रिलेटेड है। 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती इस अधिनियम के संशोधन अधिनियम के माध्यम से। चलिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का मतलब क्या है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो जो भी सरकार लोकसभा में विश्वास खो देगी तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यहीं पे मतलब होता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। दूसरा चीज़ है कि मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति है और संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि मान लीजिए किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मान लीजिए गृह मंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, और अविश्वास प्रस्ताव पारित कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य ही तो करेंगे, उनके खुद के सदस्य करेंगे, उनकी पार्टी के खुद के सदस्य करेंगे, तभी तो प्रस्ताव पारित हो सकता, नहीं तो नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये किस वजह से? सामूहिक उत्तरदायित्व की वजह से। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है, ये आपको क्लियर है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री को कुछ हुआ तो मृत्यु हुई या त्यागपत्र दिया प्रधानमंत्री, तो मंत्रिपरिषद पूरी भंग हो जाएगी। राज्यों में ये मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री ने अगर त्यागपत्र दिया, जैसे आपको पता है कि नीतीश कुमार जी बिहार में कितनी बार त्यागपत्र दे चुके हैं, तो ये चीज़ है, तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। फिर से सब सारी चीज़ें होती हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। और इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय ध्रुवी की संज्ञा दी थी। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय ध्रुवी की संज्ञा दी थी? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को यह संवैधानिक दायित्व भी होता है कि सभी संघीय मामलों में प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है। राज्य में बात करें तो राज्य में राज्यपाल होते हैं जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यपाल कैसे नियुक्त किए जाते हैं? गवर्नर कैसे नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल भी क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे, पिछले क्लास में एक सवाल पूछा था, तो प्रसाद पर्यंत इनका भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल भी जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकता है अपने मन से नहीं, केंद्रीय सरकार की सलाह पर। और राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के मुकाबले। बहरहाल राज्य के स्तर पर संसदात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। तो जो संसदीय व्यवस्था या संसदनात्मक व्यवस्था वो राज्य स्तर पर भी लागू होती है, जिस प्रकार केंद्र स्तर पर लागू होती है। अस्थायी कार्यपालिका में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना। तो जो सिविल सर्विसेज होती हैं, तो शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन शामिल होता है। अस्थायी कार्यपालिका नौकरशाही है, और प्रधानमंत्री और मंत्रीगण ये किस में आते हैं? ये राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। भारतीय नौकरशाही की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं के साथ में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं भारतीय नौकरशाही में। तो ऑल इंडिया सर्विसेज इसमें आती हैं भारतीय नौकरशाही में। प्रांतीय सर्विसेज भी जो आती हैं। स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। तो नौकरशाही तंत्र बहुत होता है, जटिल होता है, बड़ा हो गया काफ़ी पहले से। और भारत सरकार सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती के लिए आपको पता है कि यूपीएससी का बना रखा है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बना रखा है। अखिल भारतीय सेवा की बात करें,
अखिल भारतीय सेवा की बात करें तो अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज की बात जो है अनुच्छेद 312 में की गई है। वही यूपीएससी या स्टेट पीएससी की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग की बात 315 में की गई है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं की बात 312 अनुच्छेद में, 315 में यूपीएससी की बात की गई है। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के नियुक्त किया जाता है, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच पर। यह आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, ये सब आपको क्लियर है। संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नौकरी में आरक्षण भी प्रदान किया। तो ये आपको मालूम है कि सिविल सर्विसेज से लेकर हर एक चीज़ में आप जो है रिजर्वेशन दिया गया है। बात करें भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर क्या करते हैं, तो ये राज्यों में जाते हैं, राज्यों में भी जाते हैं और राज्यों में नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास ऐसा बताने लायक नहीं है। परीक्षा दृष्टि से उतना ज़्यादा इसमें यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण वगैरह किया गया है कि सिविल सेवाओं का जो वर्गीकरण है, अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। केंद्रीय सेवाएं कौन सी हैं, तो भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। ये जो सेवाएं हैं केवल केंद्रीय स्तर पर हैं और अखिल भारतीय सेवाएं पूरे भारतीय स्तर पर होती है। प्रांतीय सेवा में देखेंगे तो जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसका ये सब आ जाएगा इसमें। और इसमें आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, केंद्र सरकार की सेवा में वापस भी जा सकते हैं। केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। जैसे डीएम साहब ने थप्पड़ मारा था बीपीएससी एस्पिरेंट को, जो आंदोलन वगैरह चल रहा था, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी भी है तो कौन करेगा, सेंटर करेगा। राज्य या जो है मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट कर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी और आगे आप लोगों का जो आने वाले 10 दिन है उसमें आपकी जो बची हुई क्लासेस है उसको पूरा प्रयास करेंगे कि आपका क्लास करा दिया जाए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।